वेलकम टू द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस के एक्सरसाइज नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। यानी नीचे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें अनलाइक फ्रैक्शंस को आपने सर्कल करना है। यहाँ पर हमें पार्ट ए से लेकर पार्ट एफ तक डिफरेंट फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को यहाँ पर सर्कल करना है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं 3/5 और 1/2। ये दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास। इसमें ये ऊपर वाले नंबर को नोमिनेटर कहा जाता है और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अगर किसी भी दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, और अगर किसी भी दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ हों यानी अलग-अलग हों तो उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। हमें पार्ट ए में दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं 3/5 और 1/2। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, तो दोनों डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, दोनों चेंज हैं, तो इसलिए ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है और हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी। यहाँ पर भी हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं 7/9 और 4/9। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और यहाँ पर भी हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं 6/11 और 1/11। दोनों के डिनोमिनेटर्स 6/11 के डिनोमिनेटर 11 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 11 है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पार्ट डी में कि दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी एक लाइक फ्रैक्शन है। पार्ट ई की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट ई में हमारे पास है 6/10 और 1/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है। दोनों के डिनोमिनेटर चेंज हैं, मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है, इसे हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है पार्ट एफ, और यहाँ पर भी दो फ्रैक्शन है 5/9 और 2/7। दोनों के डिनोमिनेटर चेंज हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसे भी सर्कल कर देंगे। इसी एक्सरसाइज का हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट है, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन एंड राइट द सिंबल ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वालिटी। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे हमें दो दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं और उनके दरमियान एक बॉक्स दिया गया है, और हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों फ्रैक्शंस को आपने कंपेयर करना है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 1/2 एंड 3/6, और दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान एक बॉक्स बना हुआ है, एम्प्टी बॉक्स, खाली बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर हमने कोई भी सिंबल लिखना है, यानी लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वलिटी का सिंबल लिखना है। तो अब हमने इसे कंपेयर करना है सबसे पहले कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या फिर बराबर है। तो ऐसे हमने कंपेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इन दोनों को देखेंगे कि क्या ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का आपको पता चल गया है कि यहाँ पर हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। यहाँ पर नीचे वाले वैल्यू को डिनोमिनेटर कहा जाता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें 2 दिया गया है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें 6 दिया गया है, तो ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। तो ऐसे ही कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। किस तरह से, हम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, दोनों को सेम वैल्यू करेंगे। हम 2 से 6 तो बना सकते हैं लेकिन 6 से हम 2 नहीं बना सकते। 2 से हम 6 किस तरह बनाएंगे, अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 1/2। इस वाले फ्रैक्शन को हमने सेम एज इट इज़ लिखा, इसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ये हमने क्यों यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि हमने 2 से 6 बनाना है, और 2 से 6 बनाने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड भी करना है। अब यहाँ पर दरमियान में हम बॉक्स को सेम एज इट इज़ लिख देंगे, और ये वाला फ्रैक्शन यानी 3/6 इसे भी सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब इसी तरह दरमियान में बॉक्स है, बॉक्स को लिखेंगे, एंड यहाँ पर 3/6 है तो इसे सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3/6 आ गया है और यहाँ पर भी 3/6 आ गया है। तो ये दोनों सेम है, इक्वल हैं। तो हमने क्या करना है, हमने दरमियान में इक्वल का साइन लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन दिया गया है और यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया गया है बिल्कुल सेम है, इक्वल हैं। तो इसलिए हमने दरमियान में इक्वालिटी का साइन लिख दिया है। अब इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है और पार्ट बी में भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट हमारे पास है 4/5, फिर दरमियान में सेम उसी तरह का बॉक्स दिया गया है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है 9/10। तो ऐसे भी कंपेयर करने के लिए, यानी हमने कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को देखेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यानी नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 दिया गया है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 दिया गया है। तो ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। हमने सबसे पहले इसे लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 4/5 को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब इस 5 से हमने 10 बनाना है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। यहाँ पर 10 है तो हमें यहाँ पर भी 10 चाहिए। तो ऐसे 10 बनाने के लिए हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, तो एम्प्टी बॉक्स को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। एंड नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन 9/10, इसे भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 × 2 10 हो गया। बॉक्स है अगेन, तो बॉक्स को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। एंड यहाँ पर 9/10 है तो 9/10 को ये सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने इन्हें कंपेयर करना है। ये एक लाइक फ्रैक्शन बन गया है। यहाँ पर भी 8/10 और यहाँ पर भी 9/10। दोनों के डिनोमिनेटर्स आ गए हैं 10 और 10, दोनों के सेम हो गए हैं डिनोमिनेटर्स। तो अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पर हम 10 और 10 तो सेम हो गए, इसमें से ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे जो नोमिनेटर्स हैं। नोमिनेटर में यहाँ पर हमें 8 दिया गया है और यहाँ पर 9 दिया गया है। तो 8 छोटी वैल्यू है और 9 बड़ी वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लेस देन का सिंबल लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 8 छोटी वैल्यू है, 8 लेस देन है 9 से। यहाँ पर एक बात ये भी याद रखिए कि इस वाले सिंबल को लेस देन कहा जाता है और इस वाले सिंबल को ग्रेटर देन कहा जाता है। लेस देन का मतलब होता है यह नंबर छोटा है और ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा है। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एल का शेप है, हम एल को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये वाली शेप बन जाएगी और इसका मतलब होता है एल फॉर लेस देन। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है पार्ट सी, और पार्ट सी में हमारे पास है 6/12 और नेक्स्ट जो हमें फ्रैक्शन दिया गया है वो है हमारे पास 3/4। इसे भी हमने कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो सबसे पहले हम सेम उसी तरीके के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। ये अभी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स चेंज हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है। तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो अब हम 12 से 4 नहीं बना सकते बल्कि 4 से 12 हम बना सकते हैं। तो हम 6/12 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 6/12 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा, उसके बाद हम बॉक्स को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। बॉक्स को भी हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम 3/4 को लिखेंगे। 3/4 लिखा और अब हमने इस 4 से 12 बनाना है। तो हम इस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसी भी नंबर के साथ डिवाइड भी करना लाजमी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6/12 को हम सेम लिखेंगे। 6/12 को हमने सेम लिखा। बॉक्स को भी सेम एज इट इज़ ड्रॉ कर देंगे। एंड 3 3 9 हो गया एंड 4 3 12 हो गया। अब यहाँ पर है 6/12 और यहाँ पर है 9/12। दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, मतलब ये एक लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। तो अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। 12 यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पर भी है, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। 6 छोटी वैल्यू है और 9 बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर हम लेस देन का सिंबल लिखेंगे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी,
और पार्ट डी में हमारे पास उसी तरह के दो फ्रैक्शंस हैं। 1/7 दरमियान में बॉक्स दिया गया है एंड नेक्स्ट हमारे पास है 5/8। अब इन दोनों के भी हमने कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाने हैं। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है। दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमने इसे लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ पर हम 8 है इस साइड पर, तो हम इस साइड पर 8 और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। और यहाँ पर 7 है तो हम यहाँ पर 7 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम 1/7। इस 1/7 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ अपोजिट साइड पर 1/7 इस साइड पे लिखा है, इसके अपोजिट साइड पर यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 8 है तो हम इस साइड पर 8 के साथ मल्टीप्लाई भी इसे कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसी तरह हम दरमियान में बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर 5/8 है तो 5/8 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। 5/8 के अपोजिट साइड पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें 7 दिया गया है तो यहाँ पर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 1 ज़ा 8 हो गया, 8 को लिखा, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 8 7 ज़ा 56 हो गया तो हम यहाँ पर 56 को लिख देंगे। दरमियान में बॉक्स को सेम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 ज़ा 35 हो गया, 35 को लिखा, डिवाइडेड बाय 8 7 ज़ा 56 हो गया तो हम 56 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर ये एक लाइक फ्रैक्शन बन गया है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 56 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 56 है। अब 56 और 56 दोनों सेम आ गए हैं, ये दोनों तो इक्वल हैं। अब हमने 8 और 35 को कंपेयर करना है। तो 8 एक छोटी वैल्यू है और 35 बड़ी वैल्यू है तो इसलिए हम दरमियान में लेस देन का सिंबल लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई और पार्ट ई में हमारे पास एक दो फ्रैक्शंस हैं 2/9। दरमियान में इसी तरह का बॉक्स दिया गया है, एम्प्टी बॉक्स, और यहाँ पर हमारे पास है 5/6। तो ऐसे भी हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाने हैं, यानी इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर 2/9 है तो 2/9 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा और 2/9 के अपोजिट साइड पर यहाँ पर 6 है तो हम 6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम दरमियान में बॉक्स को लिखेंगे एंड यहाँ पर 5/6 है तो हमने यहाँ पर 5/6 को सेम एज इट इज़ लिखा और 5/6 के अपोजिट साइड पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 है तो हम 9 के साथ इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 6 9 ज़ा 54 हो गया तो हम यहाँ पर 54 लिख देंगे। दरमियान में बॉक्स को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड यहाँ पर 5 9 ज़ा 45 हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 6 9 ज़ा 54 तो यहाँ पर हम 54 को अगेन सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर भी 54 आ गया है, यहाँ पर भी 54 आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं तो 54 और 54 ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब 12 और 45 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 12 है, 12 छोटी वैल्यू है और 45 बड़ी वैल्यू है तो इसलिए हम यहाँ पर लेस देन का सिंबल लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि 12/54 छोटी वैल्यू है, छोटा फ्रैक्शन है 45/54 से, और इसी सिंबल को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यानी ये दोनों फ्रैक्शंस को भी कंपेयर करना है तो ये वाला फ्रैक्शन छोटा है इस वाले फ्रैक्शन से। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ और पार्ट एफ में हमारे पास है 8/12 और दरमियान में बॉक्स दिया गया है एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 5/7। अब इसे भी कंपेयर करना है तो सबसे पहले यहाँ पर उसी तरह सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 8/12 तो हम 8/12 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे और 8/12 के अपोजिट में डिनोमिनेटर हमें 7 दिया गया है तो हम 7 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। दरमियान में बॉक्स को लिखेंगे एंड यहाँ पर 5/6 है तो हम 5/7 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड 5/7 के अपोजिट हमारे पास 12 है तो हम 12 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे
8 7 ज़ा 56 हो गया तो हम 56 को यहाँ पर लिखेंगे, एंड 12 7 ज़ा 84 हो गया तो हम 84 को यहाँ पर लिख देंगे। दरमियान में एक बॉक्स लिखेंगे, एंड 5 12 ज़ा 60 हो गया तो 60 को ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 7 12 ज़ा अगेन 84 हो गया तो हम 84 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। 84 और 84 सेम हो गए। 56 छोटी वैल्यू है और 60 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम लेस देन का सिंबल लिखेंगे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी, और पार्ट जी में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 1/3 दरमियान में बॉक्स है, एंड 1/4। इसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 1/3 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1/3 के अपोजिट में हमारे पास 4 है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। दरमियान में बॉक्स लिखेंगे, एंड यहाँ पर 1/4 है तो 1/4 को सेम एज इट इज़ लिखा। 1/4 के अपोजिट यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ा 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12 हो गया। दरमियान में बॉक्स आया और यहाँ पर है 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर 12 हमने लिख दिया। अब हमने इसे कंपेयर करना है। ये एक लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 12 है और यहाँ पर भी 12 है, तब हम इसे कंपेयर करेंगे। 12 और 12 इक्वल हो गए। 4 बड़ी वैल्यू है और 3 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का सिंबल लिखेंगे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एच, और पार्ट एच में भी हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं, 4/11 और 7/10। ये दो फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं, इसे भी हमने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 4/11 और इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 अपोजिट साइड में दिया गया है। इसी तरह दरमियान में सिंबल लिखें, जो बॉक्स है वो लिखेंगे, और यहाँ पर 7/10 हमें दिया गया है, इसे हमने सेम एज इट इज़ लिखा और इसे हम 11 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 10 ज़ा 40 हो गया और 11 10 ज़ा 110। दरमियान में बॉक्स आया और यहाँ पर 7 11 ज़ा 77 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 11 ज़ा 110। अब यहाँ पर भी 110 है और यहाँ पर भी 110 है, यानी ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। तो अब हम इसे कंपेयर करने के लिए इन दोनों नंबर्स को देखेंगे। यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 77 है। 40 छोटी वैल्यू है और 77 बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेस देन का सिंबल लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 40 छोटी वैल्यू है और 77 बड़ी वैल्यू है। इसे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। यानी नीचे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि आपने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी छोटी फॉर्म में लिखना है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 4/20। इसे हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 4/20 को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम इसे एक ही टेबल पे इसके डिवाइड करेंगे, यानी एक ही टेबल के साथ इसकी कटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है और बी पार्ट में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/12। इसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक मरतबा 2/12 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब एक ही टेबल पे इसे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6। 1/6 2/12 की लोवेस्ट फॉर्म है और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और पार्ट सी में हमारे पास फ्रैक्शन है 30/45। इसे भी हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे 30/45। अब हम इसे एक ही टेबल पर डिवाइड करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि ये 5 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 45। अब हमारे पास रिमेनिंग जो बच गया है वो है 6/9। अब अगेन ये एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया है 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9,
तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा 2/3 और यही हमारे पास आंसर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और पार्ट डी में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 9/27। इसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सॉल्व करके लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब हम इसे एक ही टेबल पर डिवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 9 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकता है। 9 1 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और पार्ट ई में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 12/16। इसे भी हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक मरतबा क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब हम इसे एक ही टेबल पर डिवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 4 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकता है, यानी 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और पार्ट एफ में भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 15/25। ऐसे भी हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे एक ही टेबल पर डिवाइड करेंगे तो ये हम देख सकते हैं कि 5 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/5। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी, और पार्ट जी में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 16/24। अब इसे भी हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सेम उसी तरीके के मुताबिक सॉल्यूशन सबसे पहले लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 16/24 यानी क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये 4 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकता है, यानी 4 4 ज़ा 16 एंड 4 6 ज़ा 24। तो हमारे पास आंसर आएगा 4/6। अब अगर हम देखें तो ये मज़ीद आगे भी डिवाइड हो सकता है, यानी 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो हमारे पास आएगा 2/3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है लोवेस्ट फॉर्म में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एच, और पार्ट एच में हमारे पास है 4/18। अब इसे भी हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक मरतबा क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये 2 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकता है, तो इसे डिवाइड करेंगे, यानी 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18। तो हमारे पास आंसर आएगा 2/9। अब ये मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट आई, और पार्ट आई में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 14/20। इसे भी हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन को सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब हमने इसे एक ही टेबल पर डिवाइड करना है। तो हम देख सकते हैं कि 2 के टेबल पर इजीली डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 10 ज़ा 20। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 7/10। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई है और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट जे, और पार्ट जे में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 17/34। अब इसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, 17/34। अब हम देख सकते हैं कि ये 17 के ही टेबल पर डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 17 1 ज़ा 17 एंड 17 2 ज़ा 34। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 1/2। यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट है इनसर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द गिवन एंड टिक द मिक्स्ड नंबर। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उन्हें आपने सर्कल करना है और जो मिक्स्ड नंबर हैं उन्हें आपने टिक करना है। इस क्वेश्चन के हमारे पास ए से लेकर जे तक डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें हमने जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हमने सर्कल करना है और जो मिक्स नंबर है उन्हें हमने टिक करना है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/2 और दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3। तो अब हम देखेंगे कि ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो और नोमिनेटर बड़ा हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इम्प्रॉपर। और अगर नोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है। तो इसे हमने सर्कल करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट ए में जो फ्रैक्शन हमें दिया गया है वो है 2/5, यानी 2 जो है वो नोमिनेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे सर्कल करेंगे। इसी तरह 7/8 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी सर्कल किया। 3/4 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी हम सर्कल करेंगे। और यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं कि और प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास है 3/8, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी हम सर्कल करेंगे। 9/11 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी हम सर्कल करेंगे। एंड 6/7 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी हम सर्कल कर देंगे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग रह गए हैं वो ये है हमारे पास डी। अब ये हमारे पास हमने मिक्स नंबर को टिक करना है। मिक्स नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनमें एक वोल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, तो इसे हम मिक्स नंबर बोलेंगे। यानी इसमें दोनों है, सिर्फ फ्रैक्शन इस तरह होता है और जो फ्रैक्शन हो और साथ में एक होल नंबर हो तो इसे हम मिक्स नंबर बोलेंगे। तो ये पार्ट डी हमारे पास मिक्स नंबर है, इसे हम टिक करेंगे। इसी तरह पार्ट ई भी हमारे पास मिक्स नंबर है 1/2, ये मिक्स नंबर है, इसे भी हम टिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि पार्ट एच हमारे पास है 7/11, तो इसे भी हम टिक कर देंगे। एंड जो लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट जे यानी 11 1/2, 11.5, ये भी हमारे पास एक मिक्स नंबर है, इसे भी हम टिक कर देंगे। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। यानी हमें नीचे कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें अपने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। अब इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है। पार्ट ए में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 8/5। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है जो कि छोटी वैल्यू है और नोमिनेटर इसकी बड़ी वैल्यू है 8, तो इसलिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे, यानी 8 को अंदर डिवाइडेंड की जगह पर लिखेंगे एंड बाहर 5 को डिवाइज़र की जगह पर लिख देंगे। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 5 1 ज़ा 5 हो गया। नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब ये हमारे पास आ गया है, ये 3 जो है ये हमारे पास है रिमाइंडर, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये है रिमाइंडर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। और ये जो ऊपर 1 है इसे हम बोलेंगे कोशेंट, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये हम कोशेंट इसे बोलते हैं, ये कोशेंट हो गया। और ये जो 5 है इसे हम बोलते हैं डिवाइज़र, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। अब हमने इसे एंटी रोटेट करना है, यानी ये 3 नीचे है, रिमाइंडर नीचे है, तो रिमाइंडर को हम ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ पर क्वोशंट है, क्वोशंट को हम साइड पर लेकर आएंगे और साइड पर डिवाइज़र है तो डिवाइज़र को हम नीचे लेकर आएंगे। यानी हम इस तरह की रोटेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो जब हम इसकी एंटी रोटेशन करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा Q और ऊपर हमारे पास आएगा R एंड नीचे हमारे पास आएगा D। यानी क्वोशंट जो था वो हमारे पास साइड पे आ गया, यहाँ पर साइड पे हमने क्वोशंट लिख दिया। साइड पे डिवाइज़र था, डिवाइज़र नीचे आ गया रोटेट होकर, तो यहाँ पर नीचे डिवाइज़र को हमने लिख दिया। एंड नीचे रिमाइंडर था तो ये रोटेट होकर ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आर को हम ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर हमने आर को ऊपर लिख दिया है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्यू की जगह पर हमारे पास क्या है 1 है, तो हम क्यू की जगह पर 1 लिखेंगे। एंड इसी तरह डी की जगह पर हमारे पास क्या है 5 है, तो नीचे हम 5 लिख देंगे। एंड आर की जगह पर हमारे पास है 3, तो हम ऊपर 3 को लिख देंगे। और यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है और पार्ट बी में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 11/5। ऐसा भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। 11 को हम अंदर लिखेंगे एंड 5 को बाहर डिवाइज़र की जगह पर लिख देंगे। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 2 ज़ा
10 हो गया। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब ये हमारे पास है रिमाइंडर, ये 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 2 हमारे पास ये क्वोशंट है और 5 हमारे पास डिवाइज़र है। तो हमने करना ये है कि हम वही फार्मूला लिखेंगे, यानी Q इंटू आर डिवाइडेड बाय डी। अब हमने क्वोशंट की जगह पर उसकी वैल्यू लिखनी है। क्वोशंट पे हमारे पास है 2, तो हम 2 को लिखेंगे। रिमाइंडर हमारे पास 1 है, 1 को लिखा। एंड डिवाइडर हमारे पास 5 है, तो हम 5 को लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और पार्ट सी में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 13 डिवाइडेड बाय 10। ऐसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सॉल्व करना है। 13 को अंदर लिखेंगे एंड 10 को बाहर लिखेंगे। 10 1 ज़ा 10 हो गया, 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब हम वही फार्मूला लिखेंगे Q इंटू आर डिवाइडेड बाय डी। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्वोशंट हमारे पास है 1, तो क्वोशंट की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। एंड रिमाइंडर हमारे पास है 3, तो रिमाइंडर की जगह पर हमने 3 लिखा। एंड जो डिवाइज़र है वो हमारे पास 10 है, तो इसकी जगह पर हम 10 लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और पार्ट डी में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 20/9। इसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए 20 को अंदर डिवाइडेंड की जगह पर लिखा एंड बाहर 9 को डिवाइज़र की जगह पर लिख दिया। अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 20 में से 18 को माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब हमने वही फार्मूला लिखना है Q इंटू आर डिवाइडेड बाय डी। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्वोशंट हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास क्वोशंट है 2, तो हम क्वोशंट की जगह पर 2 लिख देंगे। रिमाइंडर हमारे पास 2 है, तो रिमाइंडर की जगह पर हम 2 लिखेंगे। एंड डिवाइज़र हमारे पास 9 है, तो इसकी जगह पर हम 9 लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर आ गया है, यानी ये मिक्स्ड नंबर आ गया है हमारे पास। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई, और पार्ट ई में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 15 डिवाइडेड बाय 2। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसे हम डिवाइड करेंगे। 15 को अंदर लिखेंगे एंड 2 को बाहर लिख देंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 7 ज़ा 14 हो गया, डिवाइडेड बाय 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब हम वही फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है Q इंटू आर डिवाइडेड बाय डी। अब क्वोशंट हमारे पास है 7, ये जो ऊपर आता है इसे क्वोशंट बोलते हैं, तो क्वोशंट की जगह पर हम 7 पुट करेंगे। एंड रिमाइंडर हमारे पास है 1, तो रिमाइंडर की जगह पर हमने 1 पुट किया। एंड जो डिवाइज़र है हमारे पास वो है 2, तो डिवाइज़र की जगह पर डी की जगह पर हमने 2 को पुट कर दिया। तो ये हमारे पास एक मिक्स नंबर आ गया है और यही हमारा पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी हमें नीचे कुछ मिक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसमें हमारे पास पार्ट ए हमें दिया गया है, और पार्ट ए में हमारे पास जो मिक्स नंबर है वो है 2 3 इंटू 5। ये हमारे पास एक मिक्स नंबर है, इसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, यानी 2 3 और 5 सेम एज इट इज़ हमने नीचे लिख दिया। अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में हमें 5 दिया गया है इसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और जो भी आंसर आएगा उसमें हमने इस वाले 3 को ऐड करना है, नोमिनेटर वाले 3 को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं करके आपको समझाता हूँ। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 प्लस नोमिनेटर में हमारे पास है 3, तो 3 को हमने लिख दिया। एंड नीचे हम इस डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज़ भी लिख देंगे, यानी 5 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 प्लस नोमिनेटर के 3 को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया, 10 प्लस 3 हो गया, और डिनोमिनेटर के इस 5 को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे 10 प्लस 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है, और पार्ट बी में हमारे पास एक मिक्स नंबर है 7
इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारे पास एक मिक्स नंबर है, इसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, यानी 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। अब हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक इस 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें इस नोमिनेटर के 5 को ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पर इसे कर देते हैं 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस नोमिनेटर का 5, ये भी हम लिख देंगे साथ में। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इस डिनोमिनेटर के 6 को भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 42 प्लस 5 47 हो गया। 47 डिवाइडेड बाय 6, इस 6 को सेम एज इट इज़ लिख दिया और यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और पार्ट सी में हमारे पास एक मिक्स नंबर है 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7। इसे भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7। अब उसी तरीके के मुताबिक 7 को 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें इस नोमिनेटर वाले 5 को प्लस कर देना है, 1 को प्लस कर देना है। तो हम इसे करते हैं 7 4 ज़ा 28 हो गया। तो हम 28 को यहाँ पर लिखेंगे प्लस इस वाले 1 को साथ में लिख देंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के 7 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 28 प्लस 1 29 हो गया। 29 डिवाइडेड बाय 7, 7 को हमने सेम एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है, तो यही हमारे पास आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी, और पार्ट डी में हमारे पास एक मिक्स नंबर है 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11। इसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब हमने उसी तरीके के मुताबिक 11 को सबसे पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें इस 3 को ऐड कर देना है। तो हम इसे कर देते हैं 11 5 ज़ा 55 हो गया, प्लस नोमिनेटर के 3 को साथ में लिख देंगे। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड 11 जो कि डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसे हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। तो 55 प्लस 3 58 हो गया, डिवाइडेड बाय 11 को साथ में लिख देंगे। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है, तो यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ए, और पार्ट ई में भी हमें एक मिक्स नंबर दिया गया है 6 1 डिवाइडेड बाई 3। इसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब हमने करना है कि इस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें इस वाले 1 को प्लस कर देना है। तो 3 6 ज़ा 18 हो गया। 18 प्लस 1 को साथ में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड 3 जो कि डिनोमिनेटर है इसे भी साथ में सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। तो 18 प्लस 1 19 हो गया। 19 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, तो यही हमारे पास आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एफ, और पार्ट एफ में भी हमें एक मिक्स नंबर दिया गया है 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 13। अब इसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे सेम एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें इस वाले 4 को ऐड करना है। तो हम 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 ज़ा 26 हो गया। 26 प्लस 4 को सेम एज इट इज़ लिख दिया। 26 प्लस 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 13 है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हम 13 को लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। 26 प्लस 4 30 हो गया हमारे पास। 30 डिवाइडेड बाय 13, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, तो यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है राइट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हमें नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि यानी आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है। पार्ट ए में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, 3/5, 3/9 एंड
3/7। ये तीन फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं और हमने इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर होता है 1 2 3, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर एग्जांपल बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की, यानी 10 9 8 इससे छोटी वैल्यू की तरफ जाना, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3/5, 3/9 और 3/7 तीन किस्म की वैल्यूज़ यानी तीन किस्म के फ्रैक्शंस दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है 3/9, यह सबसे छोटी वैल्यू है 3/9। अब यह सबसे छोटी वैल्यू क्यों है? 3/5 आपके जहन में आ रहा होगा कि 3/5 छोटी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ही 3 तो ऊपर तीनों के ऊपर सेम है, हम अगर 3 को 5 के पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये बड़ा आंसर आएगा। और अगर उसी 3 को हम 9 पर डिवाइड करेंगे, बड़ी वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर छोटा आएगा। इसके बाद जो इससे छोटी वैल्यू होगी यानी इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, वो होगी 3/7। और इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 3/5। ये इससे बड़ी वैल्यू हो गई, यानी सबसे छोटी वैल्यू 3/9 है, उससे बड़ी वैल्यू 3/7 है और उससे बड़ी वैल्यू 3/5 है। आप इसे अगर कैलकुलेटर पर डिवाइड कर देंगे यानी 3 को 9 पर डिवाइड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि 3/9 सबसे छोटी वैल्यू है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना कैसे हम लिखेंगे? हम सबसे बड़ी वैल्यू को, डिसेंडिंग ऑर्डर यही होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखने का मतलब ये है कि इसी असेंडिंग ऑर्डर को अगर हम रिवर्स करते हैं यानी उलट लिखते हैं तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 3/5 और इससे छोटी वैल्यू हमारे पास है 3/7 और सबसे जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास है 3/9। इसे अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे यानी 3 को कैलकुलेटर पर 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो इस सबसे बड़ा आंसर आएगा। और 3/7 को जब कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो ये इससे छोटा आंसर होगा और 3/9 को जब करेंगे तो ये इसका आंसर सबसे छोटा आएगा। इसलिए हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिख दिया है और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी, और पार्ट बी में भी हमारे पास तीन फ्रैक्शंस हैं 3/4, नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 1/3 एंड लास्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 6/7। अब इसे भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसके दो मेथड हैं, एक सबसे इजी मेथड है और एक थोड़ा सा मुश्किल मेथड है। मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा लेंथी मेथड है। सबसे पहले इजी मेथड से इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इस वाले क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, यानी 3/4 और 1/3 और 6/7। इसे हमने एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिखा। अब हमने करना ये है कि कैलकुलेटर की मदद से इसे सोल्व करना है। कैलकुलेटर पर हम 3 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो जैसे ही हम कैलकुलेटर पर 3/4 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.75 और 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.33 और 6 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.86। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वो है 0.33 वाला। 0.33 पे कौन सा फ्रैक्शन है, 1/3 वाला। तो हम इसे 1/3 को सबसे पहले लिखेंगे। इससे बड़ी जो वैल्यू है वो है 0.75 और इसका फ्रैक्शन क्या है, वो है 3/4। तो हम 3/4 को यहाँ पर लिख देंगे। एंड जो लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 0.86 और इसका फ्रैक्शन हमारे पास है 6/7। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। अब इसी तरह हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो 0.86 सबसे बड़ी वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन हमारे पास है 6/7 और इससे छोटी वैल्यू हमारे पास है 0.75 और इसका फ्रैक्शन हमारे पास है 3/4 और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास जो है वो है 0.33 और इसका फ्रैक्शन हमारे पास है 1/3।
3, ये इसका फ्रैक्शन आ गया है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों हमने लिख दिए हैं और यही हमारे पास आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को यानी पार्ट बी को, जो कि हमारे पास है 3/4, 1/3 एंड 6/7, इसे अब हमने लेंथी मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 4, 3 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने किस तरह से लेना है, इस तरह से हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 3 एंड 7, तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर बारी बारी हम इनका एलसीएम लेंगे, यानी 4 1 ज़ा 4, 3 और 7 सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। इसी तरह फिर 3 1 ज़ा 3 और 7 इसी तरह नीचे आ जाएगा एंड लास्ट में 7 1 ज़ा 7, यानी तीनों का हमने एलसीएम ले लिया है। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा, ये हमारे पास आ जाएगा 84। तो अब ये 84 इसका एलसीएम आ गया है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम नीचे लिख देना है, यानी 3/4 है। तो अब हमने तीनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी हमारे पास 7 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो हमने तीनों को सेम करना है, यानी 84 लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने 84 को डिवाइड करना है 4 पे। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है, तो हम इसे 4 पर डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर अंदर 84 लिखेंगे एंड बाहर 4 लिख देंगे। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास आ गया है 21। अब हमने करना ये है कि 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और इसके साथ डिवाइड भी कर देना है, यानी 3 को भी 21 के साथ और 4 को भी 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड नीचे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर नीचे 84 आ गया है, ऊपर 63 आ गया। अभी इसी तरह हम नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ भी यही करेंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 1/3, इसके साथ भी हम सेम एज इट इज़ करेंगे। यानी अब जो 84 आया है, यहाँ पर जो एलसीएम में 84 आया है, इसे अब हम 3 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम अंदर 84 को लिख देते हैं एंड बाहर 3 को लिख देते हैं। 3 2 ज़ा 6 हो गया, 2 रिमेनिंग रह गया और 4 को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। 3 8 ज़ा 24 हो गया, तो नीचे हमारे पास रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचता, तो 28 हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हम इस वाले 1 और 3 को यानी 28 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 28 और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 28, यानी इस 1 को भी हमने इस 28 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को भी हमने 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा 28 1 ज़ा 28 एंड 28 3 ज़ा वही 84 हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर भी 84 आ गया है, यहाँ पर भी 84 आ गया है। अब हमारे पास लास्ट में सिर्फ एक ही फ्रैक्शन रह गया है 6/7। इसे भी हमने सेम इसी मेथड से कर देना है, यानी 6/7 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 84 आया है, इसे हमने 7 पर डिवाइड करना है, क्योंकि अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, तो इसे हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम अंदर 84 लिखेंगे एंड बाहर 7 लिख देंगे। 7 1 ज़ा 7 हो गया, नीचे अगेन एक ही 1 रह गया है और इस 4 को साथ में नीचे उतार देंगे। 7 2 ज़ा 14 आ गया है, नीचे डिवाइडर में कुछ भी नहीं बचता, तो यहाँ पर 12 आ गया है। अब हमने इस 6 को और 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 12। इस 6 को भी इस 12 के साथ मल्टीप्लाई किया और 7 को भी 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम 6 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 12 ज़ा 72 और नीचे 7 12 ज़ा ये हमारे पास आ जाएगा 84। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तीनों फ्रैक्शन आ गए हैं हमारे पास और तीनों लाइक फ्रैक्शन आ गए हैं। पहले हमारे पास ये वाले फ्रैक्शन थे, इनको हमने ये प्रोसेस करके इन्हें लाइक फ्रैक्शन बना दिया है, यानी इसका डिनोमिनेटर भी 84 है, इसका डिनोमिनेटर भी 84 है और इसका डिनोमिनेटर भी 84 है। तीनों को हमने लाइक फ्रैक्शन बना दिया है। अब हमने इसका कंपैरिजन करना है, यानी अब इसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं।
असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को लिखा जाता है। तो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, एक है 63, 28 और 72। तो हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर तो सब के 84 हैं, वो तो सब इक्वल हैं, लेकिन नोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 28। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय 84, ये हमारे पास आ गया। इससे बड़ी वैल्यू यानी 28 से बड़ी वैल्यू हमारे पास है 63। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे 63 डिवाइडेड बाय 84, एंड 63 से बड़ी वैल्यू हमारे पास है 72। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 72 डिवाइडेड बाय 84। अब ये तो हमारे पास आ गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में ये लाइक फ्रैक्शंस आ गए हैं, लेकिन हमने इन्हें भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में 28 डिवाइडेड बाय 84, इसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या था 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। और नेक्स्ट हमारे पास है 63 डिवाइडेड बाय 84, 63 डिवाइडेड बाय 84, इसका फ्रैक्शन हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 4। और इसी तरह लास्ट में जो हमारे पास है 72 डिवाइडेड बाय 84, इसका फ्रैक्शन हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। अब इसी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम इसे ही उलट कर देते हैं, यानी अपोजिट लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू थी, ये उससे बड़ी वैल्यू है, और यह सबसे बड़ी वैल्यू है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़ी वैल्यू को स्टार्ट में लिखेंगे, यानी 6 डिवाइडेड बाय 7 को स्टार्ट में लिख देंगे। उससे छोटी वैल्यू 3/4 की है, तो हम इसे लिख देंगे नेक्स्ट में, 3/4 को हमने लिख दिया। एंड लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 3, तो हमने इसे लिख दिया। अब ये हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों आ गए हैं, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और पार्ट सी में भी हमें 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 3/5, और इसी तरह नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 2/10, एंड लास्ट में जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 15। अब इन्हें भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले उसी तरीके के मुताबिक यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले इसे इजी मेथड से सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। 3/5, 2/10 एंड 4/15। अब इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लेते हैं, यानी 3 को 5 पर कैलकुलेटर पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6, और जब 2 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2, और जब हम इसे यानी 4 को 15 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.267। अब हमने इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटी वैल्यू को फर्स्ट में लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 0.2, और इसका फ्रैक्शन हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 10। ये सबसे छोटी वैल्यू आ गई है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है। अब इससे बड़ा फ्रैक्शन हमारे पास है 0.267, और इसका फ्रैक्शन हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 15। अब इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 0.6, और इसका फ्रैक्शन हमारे पास है 3/5। अब इसी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम इसे ही उलट कर देते हैं, यानी सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे स्टार्ट में लिखेंगे। 3/5 को स्टार्ट में लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है 4/15, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड सबसे छोटी वैल्यू को हम लास्ट में लिख देंगे, जो कि हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 10, और यही हमारे पास आंसर है। अभी इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए हम तीनों वैल्यूज़ को 5, 10 एंड 15 को यहाँ पर लिखेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। इसी तरह 2 1 ज़ा 2 और 3 को सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, एंड 3 1 ज़ा 3। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 इसका एलसीएम आ गया है। ये 30 इसका एलसीएम आ गया है। अब हमने करना ये है कि हम सबसे पहले फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 3/5, इसे हमने लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तीनों के डिनोमिनेटर्स को हमने सेम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 30 को
यानी जो एलसीएम आया है इसे इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, यानी 30 को हम डिवाइड करेंगे 5 पर। यहाँ भी डिनोमिनेटर 5 है और एलसीएम हमारे पास 30 आया है। 30 को हम अंदर लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर के इस 5 को हम बाहर लिख देंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 6 ज़ा 30 आ गया है, नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब हमने करना यह है कि जो 6 आया है इसके साथ इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6। 3 को भी हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया और 5 को भी हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6 3 ज़ा 18 आ गया एंड 6 5 ज़ा 30 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 10। इसे भी हमने क्या करना है, 30 पर डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे एंड यहाँ पर 30 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 था डिनोमिनेटर में और एलसीएम हमारे पास 30 है, तो दोनों को हमने यहाँ पर लिखा। 10 3 ज़ा 30 आ गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब हमने करना यह है कि इस 2 और 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 10 ज़ा 30। अब लास्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन रह गया है वो है 4 डिवाइडेड बाय 15। इसे भी हमने इसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम में 30 है, तो 30 को हम अंदर लिखेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर 15 है, तो 15 को बाहर लिखा। 15 2 ज़ा 30 आ गया है, नीचे कुछ भी नहीं बचता। तो अब हमने क्या करना है कि अब इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 15 मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8 आ गया एंड 15 2 ज़ा 30। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। किस तरह, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 30 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 30 और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 30 है, तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो तीनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, यानी एक जैसे हैं। अब नोमिनेटर्स को यानी ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने देखना है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ में यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। तो 6 सबसे छोटी वैल्यू है, तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है। 6 डिवाइडेड बाय 30 ये सबसे छोटी वैल्यू थी, इसे हमने सबसे फर्स्ट में लिखा। नेक्स्ट अब 6 से बड़ी वैल्यू 8 है, तो हम इसे लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 30, ये इससे बड़ी वैल्यू आ गई। एंड जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 18 एंड लास्ट में हम लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 30, ये सबसे बड़ी वैल्यूज आ गई है। अब ये तो लाइक फ्रैक्शंस आ गए हैं, इनके हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 6 डिवाइडेड बाय 30, इसका जो अनलाइक फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 10, यानी 6 डिवाइडेड बाय 30 की जगह पर हम 2 डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 30 की जगह पर हम 2 डिवाइडेड बाय 10 लिख देंगे। एंड इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 30, यानी यहाँ पर हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 30, तो इसकी जगह पर हम 4 डिवाइडेड बाय 15 लिखेंगे। हमने यहाँ पर इसकी जगह पर 4 डिवाइडेड बाय 15 लिख दिया। एंड लास्ट में हमारे पास है 18 डिवाइडेड बाय 30, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। 18 डिवाइडेड बाय 30 की जगह पर हम 3 डिवाइडेड बाय 5 लिख देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5। अभी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं, इसी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को उलट कर देंगे, यानी यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3/5, तो हम इसे सबसे स्टार्ट में लिखेंगे 3/5, और इससे छोटी वैल्यू हमारे पास 4/15 है, तो इसे हमने यहाँ पर सेकंड में लिख दिया। एंड जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 10, इसे हमने सबसे लास्ट में लिख दिया है। तो अब ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ गया है और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी स्टेटमेंट है अली हैव 3 फुल एंड 1 हाफ पिज़्ज़ा, हाउ कैन वी राइट दिस इन मिक्स नंबर। कहा जा रहा है कि अली के पास एक फुल पिज़्ज़ा है, यानी एक पूरा पिज़्ज़ा है, और एक हाफ पिज़्ज़ा है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन में से डेटा को लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 फुल पिज़्ज़ा, एक फुल पिज़्ज़ा है उसके पास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 फुल पिज़्ज़ा।
इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हम एक पिज़्ज़ा को इसी तरह से लिखेंगे, यानी 1 से उसे डिनोट करेंगे, और जो हाफ़ पिज़्ज़ा है उसे हम लिखेंगे हाफ़ पिज़्ज़ा। हाफ़ पिज़्ज़ा को हम किस तरह लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी हाफ़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, और फुल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, हम दोनों को सेम एक करके लिख देना है, यानी 1 एंड हाफ़, तो हम लिखेंगे टोटल पिज़्ज़ा, टोटल पिज़्ज़ा अली हैव, जो अली के पास टोटल पिज़्ज़ा है वो कितना है, 1 एंड हाफ़। तो ये 1 एंड हाफ़ हमारे पास मिक्स नंबर आ गया है, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी स्टेटमेंट है महद बाइज 1.5 kg ऑफ मैंगोज, राइट दिस इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कहा जा रहा है कि महद नामी एक लड़का था और उसने 1.5 kg यानी 1.5 किलो उसने आम ख़रीदे। तो अब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, तो चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ मैंगोज़। वेट ऑफ मैंगोज़ हमारे पास कितना है, 1.5 kg, ये हमारे पास है। तो अब हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास ये जो मिक्स नंबर है इससे हम बनाएंगे 1.5। तो हम सबसे पहले 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें इस वाले 1 को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं 2 1 ज़ा 2 प्लस ये नोमिनेटर का 1 साथ में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 है तो हम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 को लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, यानी 2 + 1 3 हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, और यही हमारे पास आंसर भी है। यानी 1.5 kg जो मैंगोज थे उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 3/2 की फॉर्म में।